What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, गलती करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता है। यानी कि हमेशा आप लोग गलती करने से बचें। गलती को कभी भी इस तरीके से नहीं कि वो नहीं कि जाने अनजाने में कोई गलती कर बैठे, तो उससे बचें। पर लेकिन इसका दूसरी साइड भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, बोला है गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। मान लीजिए गलती हो गई है तो फिर उसको सुधार लेना चाहिए तुरंत, ताकि आप लोगों को आगे माइंड पे आप लोगों के प्रेशर न पड़े कि यार ये गलती हो गई, तो तुरंत उसको सुधार लो। तो इस तरीके से अगर लाइफ को लेकर चलोगे तो आप लोग लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। तो अगर लग रहा है कि यार कोई एग्जाम दिया था उसमें ये गलती कर दी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब सुधार लो। कौन सी लेट हो गई, बैठकर तैयारी करो उस तरीके से जहां जहां पर गड़बड़ हो गई, कमियां खामियां हो गई, तो उसको सुधार लो। तो ये चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं जो आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, इसको जरूरी इंप्लीमेंट कीजिए लाइफ में। आप लोगों को बहुत सारी प्रोडक्टिव चीजें देखने को मिलेगी। तो डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है करंट अफेयर की। जो फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं उसको बता दूं कि यहाँ पर 2 वीडियो ये कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों को कवर करा देंगे, अगर इनको ढंग से आप लोग देखकर रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन से क्वेश्चन जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में फिर आप लोगों को आंसर मिलेगा इनका वीडियो के अंदर। तो बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे से इनको देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, नहीं तो लेक्चर के अंदर आंसर मिल ही जाएगा। वीडियो के एंड तक अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल टकटकी लगाकर वीडियो देखनी है, ताकि कोई भी डाउट न रहे जब बाद में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं या फिर रिवीजन करवाऊं। ठीक है, जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार जो जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया रहा है, इसकी थीम क्या है? थीम का मतलब होता है कि पूरी साल किस चीज पर फोकस करने वाले हैं। नागपुर जो सिटी है यहाँ पर, उसका नाम निकाल कर लाया जाता है एक पर्टिकुलर रिवर से। ये रिवर का नाम क्या है? और जो नागपुर वाले हैं वो थोड़ा चुप रहना, क्वेश्चन का आंसर मत देना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा ये उनके लिए है जो नागपुर से दूर रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए। और नागपुर जो है बेसिकली ये यहाँ पर कौन सी रिवर पर पड़ती है और कौन से राज्य में है नागपुर, ये तो बता ही होगा खैर सबको। रजिस्ट्रेशन अगर किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी का, जो इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी होती है, आप लोग वोट देते हो ना, कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तो ये जो रजिस्ट्रेशन इनका किया जाता है ये सेक्शन 29A है। ये कौन से एक्ट का है और ये एक्ट कब आया था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो वोट डालने जाते हो तो कम से कम ये नॉलेज होनी चाहिए। बात की जाती है यहाँ पर उदयपुर के बारे में। उदयपुर साइंस सेंटर ये कौन से राज्य में ओपन किया गया है? आप लोगों को बता दूं, ये उदयपुर जो है वो राजस्थान वाला नहीं है, तो गुजरात, तो राजस्थान वाला नहीं है, तो एक तरीके से माइंड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये कहीं और है। ठीक है, और डेवलप किया गया है ये जो उदयपुर साइंस सेंटर है ये NCSM के द्वारा। NCSM की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। हमारी कंट्री के द्वारा अभी लगभग 1000 के करीब कंसाइनमेंट राइस यानी कि चावल, और इसी के साथ में 1 लाख के करीब हाइड्रोक्लोरोक्विन जो टैबलेट है वो अभी एक कंट्री को दी गई, जो कि ड्रोथ यानी कि सूखे का शिकार बन गई है कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री है जिसको हमारी कंट्री की साइड से ये सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई है? ठीक है, और कौन सा शिप यानी कि जहाज लेकर गया है? ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो उसके बारे में बताना है, वो वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा। इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, तो कितनी है इनोवेशन सॉरी कभी कभी खांसी लग जाती है। चलिए आगे चलते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है। 26वां जो सेशन यहां पर होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, COP जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 किसका? UNFCC का, UNFCCC यानी कि CCC। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है जिसको क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेसिकली बेस किया गया है। तो इसकी जो मीटिंग होने वाली है ये नवंबर 2020-21 में होने वाली है। तो कौन सी कंट्री में ये होने वाली है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, जब नवंबर में ये मीटिंग होगी उससे पहले अभी हम लोग यहाँ पर मार्च में बैठे हैं, तो कितनी बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके होंगे। तो यही फायदा रहता है, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देखते हैं तो कई बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, फिर ये मीटिंग जब पास में आएगी तभी इसके बारे में आएगा। तो इसलिए रेगुलरली आप लोग कई सारी चीजों के रिवीजन कर सकते हैं। नेशनल मिशन के बारे में बात की जा रही है, जो कि प्रसाद है जिससे रिलेटेड। तो प्रसाद खाना किस किस को पसंद है? अगर कहीं पर आप लोग जाते हैं प्रसाद मिलता है, तो इस प्रसाद की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है जहां पर भी प्रसाद किसी को खिलाना होता है। ठीक है, तो ये प्रसाद की फुल फॉर्म और ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये भी बताइएगा। इंडियन नेवी के द्वारा सबसे पहले रेस्पॉन्स किया गया था जब साइक्लोन आया था मेडागास्कर के अंदर में। ठीक है, तो ये साइक्लोन का नाम बताना है और क्या ऑपरेशन था जिसमें हमारी कंट्री का जो शिप था जिसका नाम था INS एरावत। ठीक है, तो ये यहाँ पर जनवरी के महीने में मेडागास्कर के अंदर पहुंचा था। तो मेडागास्कर कहां पर है और फिलहाल अभी न्यूज में क्यों है, तो इसके बारे में भी हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे। तो पूरा लेक्चर बिल्कुल टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है।
तो स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। यहां पर बात की जा रही है जन औषधि दिवस के बारे में। औषधि यानी कि दवाइयां, ठीक है। तो दवाइयों से रिलेटेड जो दिवस है वो 7 जो मार्च है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक तरीके से कि अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो जेनरिक दवाई है उनका आप लोग यूज कीजिए। जेनरिक दवाई मतलब आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो सुनिएगा थोड़ा सा। अगर आज की डेट में आप लोग डॉक्टर की दुकान पर जाते हैं, आप लोग वहां से जाकर दवाइयां लेते हैं, तो एक दवाई आप लोगों को देखने को मिलेगी कि 500 रुपए की है, ठीक है। वही दवाई अगर आप लोग किसी जेनरिक स्टोर पर जाकर लेंगे तो 50 रुपए की देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये कि जो नॉर्मल जो दवाई होती है, ब्रांडेड जिसको दवाई आप लोग बोलते हैं, वहां पर वो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसका पेटेंट चल रहा है जिसने दवाई बनाई, और उसका पूरा जो मार्जिन है प्रॉफिट वो उस पर्सन के हाथ में जा रहा है। पर लेकिन जेनरिक दवाई जब बन जाती है तो इसका मतलब है कि इसका पेटेंट जो है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये वही सोल्ट यूज करके कोई भी कंपनी इसको बना रही है, तो सस्ते में इसको प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर। तो डॉक्टर कई बार बोलते हैं ना कि उस ब्रांड की दवाई ले लेना, तो इसका मतलब ये कि वो डॉक्टर जो है बिका हुआ है और वो उस पर्टिकुलर बंदे से पैसा खा रहा है, जिसके चलते उसका भी कमीशन है उसके अंदर में। तो यहाँ पर इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि ज्यादा पैसे न ठगे जाएं, ज्यादा इधर उधर पैसा बर्बाद न हो इंसानों का, तो उसके चलते अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो इसके चलते ये जो जेनरिक मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, तो जन औषधि दिवस यहां से निकल कर आया, ठीक है। ये हाईलाइट करता है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डायरेक्शन ली जाती है हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, ठीक है, तो प्रधानमंत्री बीजेपी योजना हो गई, तो बहुत सारी ऐसी योजना चलाई जाती हैं जिसके चलते चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। प्रधानमंत्री जो बीजेपी बोला गया है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। आप लोग पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता है तो बताऊंगा, तब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। थीम जो है यहाँ पर बोला जा रहा है सेवा भी और रोजगार भी, यानी कि सेवा भी हो जाएगी और रोजगार भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने किसी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मल मार्केट में उसकी कोई फीस ले रहा है 1000 रुपए, आप लोग क्या करो उसको 200 रुपए में पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इससे आप लोगों का खर्चा भी निकल जाएगा और सामने वाले को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से सेवा की सेवा हो गई और रोजगार का रोजगार हो गया। अफोर्डेबल प्राइस में उसको वो चीजें मिल गई जो कि वो पहले एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उसके पास में पैसा नहीं था। तो काफी इंटरेस्टिंग यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो दवाई तो है 50 रुपए की दवाई आ गई जो पहले 500 की आ रही थी, तो एक तरीके से लोगों को रोजगार भी मिल गया, बहुत सारे ऐसे ये जेनरिक दवाई के स्टोर खुल गए। तो ये दोनों फायदे हैं। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाती है यहां पर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के निकल सकते हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज है यहाँ पर इंडिया और मेडागास्कर के बारे में। तो अभी हमारी कंट्री जो है उसके द्वारा कंसाइनमेंट भेजा गया है, यानी कि कुछ चीजें भेजी गई हैं जिसमें 1000 मीट्रिक टन जो है वो चावल है, राइस जिसको आप लोग बोलते हैं, और 1 लाख के करीब हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है जो कि यहाँ पर यूज की जाएगी मेडागास्कर के अंदर। तो एक तरीका असिस्टेंट है, यानी कि हेल्प है एक तरीके का ये, जिसके चलते यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यानी कि सूखे की वजह से जो प्रॉब्लम आ गई है उसका सोल्यूशन निकल पाएंगे। अगर मेडागास्कर को आप लोग देखना चाहते हैं, अपनी कंट्री के कंपेयर में भी आप लोग उसको समझना चाहते हैं, तो पहले आप लोग यहाँ पर आइए। यहाँ पर अपनी कंट्री होगी और यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मेडागास्कर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेडागास्कर आप लोग देखेगा तो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसी बहाने से। तो मेडागास्कर जो है ये पर्टिकुलर कंट्री होगी इंडियन ओशन के अंदर में, ठीक है। इसके अंदर क्राइसिस देखने को मिल रहा है और यहां पर हमारी कंट्री के द्वारा कंसाइनमेंट भेजा गया है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं क्या क्या, उसके बारे में बात करूंगा। इस स्लाइड पर फिर आऊंगा, पहले आप लोग एक बार समझिए। हमारी कंट्री के द्वारा बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो प्रोवाइड कराया गया, तो ये कौन कर रहा है प्रोवाइड, ये हमारी कंट्री में नेवी कर रही है। तो नेवल जो शिप है जिसका नाम है, देखिए आप लोगों से मैंने बताया ना अभी, ऐसे ऐसे शिप के नाम भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं नेवल शिप है जिसका नाम है जलसुआ। तो इसकी द्वारा हेल्प की जा रही है मेडागास्कर के अंदर। तो ये सामान लेकर गया। तो आप लोगों से कई बार ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती हैं। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आईएनएस जलसुआ है यहाँ पर ये, इसके द्वारा यहाँ पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाएगा वहां पर, और ट्रेनिंग भी दी जाएगी वहां पर जो मेडागास्कर के अंदर जो स्पेशल फोर्सेज है उनको, ताकि इसके साथ में टैकल किया जा सके। यानी कि हेल्प की जा रही है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि आगे से खुद वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, हम लोग को बार बार उनकी हेल्प न करने पड़े। तो इसके चलते यहाँ पर माना गया है जो स्पेशल फोर्स है यहाँ पर मेडागास्कर की, तो उसको ट्रेन भी करेंगे हमारी कंट्री के जो फोर्सेज है, ठीक है। तो आईएनएस जो जलसुआ है यहाँ पर ये जाएगा यहाँ पर पोर्ट एंजोन, ठीक है। तो याद रखिएगा ANJOUN। तो यहाँ पर ये बेसिकली जा रहा है, ये कहां पर है, इन रिपब्लिक जो कोमरोज, तो कोमरोज में देखने को मिलेगा। एक कोमरोज कहां पर है, ये देखिए यहाँ पर ये होगा कोमरोज, ये इसके पड़ोस में एक आइलैंड। तो यहाँ पर ये शिप पहुंचेगा और यहाँ से फिर चीजें जो है वो डिलीवर की जाएगी, जो राइस वगैरह उतारे जाएंगे और फिर यहाँ पर चीजें आगे पहुंचेगी।
इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो मेडागास्कर जो कोमरोज है ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो सागर एक पर्टिकुलर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था कि इंडियन ओशन के अंदर जो कंट्री है उनको सपोर्ट करने की बात की गई थी। तो ये सागर प्रोग्राम चलाया गया था, तो उसका भी पार्ट है यहाँ पर मेडागास्कर भी और कोमरोज भी। इससे पहले हमारी कंट्री के द्वारा जब आईएनएल जो हमारी कंट्री के द्वारा जो नेवल शिप जो यहाँ पर आईएनएस केसरी था, ये कई सारी जो खाने के पदार्थ और इसी के साथ में ये मेडिसिन यानी कि दवाइयां लेकर पहुंचे थे मेडागास्कर में। जब कोविड-19 से यहाँ पर मेडागास्कर परेशान हो रहा था तो मिशन सागर इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर काम किया गया था। ठीक है, तो कई सारे मिशन है, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो सागर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की भी, तो इस इनिशिएटिव के तहत काम किया गया। मार्च 2020 में आईएनएस सरदुल के द्वारा 600 के करीब जो टन है राइस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पर मेडागास्कर को प्रोवाइड कराए गए जब मेडागास्कर में फ्लड आ रही थी। तो मेडागास्कर की कंडीशन काफी बुरी चल रही है, एक बार सूखा पड़ रहा है तो एक बार बाढ़ आ रही है, तो उस टाइम पर भी हेल्प प्रोवाइड कराई गई। इंडियन नेवी के द्वारा पहले और हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी जनवरी में, तो जनवरी में हेल्प प्रोवाइड कराई गई, मार्च में प्रोवाइड कराई गई और इसके अलावा अब भी आप लोग हेल्प देख रहे हैं। तो जनवरी में जब हेल्प प्रोवाइड कराई गई तो साइक्लोन डाइन, ठीक है, तो इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा मेडागास्कर के ऊपर। ऑपरेशन वेनिला चलाया गया हमारी कंट्री से। ठीक है, तो वेनिला के थ्रू यहाँ पर आईएनएस एरावत जो थे ये पहुंचे यहाँ पर कंसाइनमेंट सामान लेकर इनको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए। वेनिला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चॉकलेट फ्लेवर हो गया। कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम ज्यादा पसंद है ये बताइए जरा। इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ यही वाला फ्लेवर चाहिए बस। कौन सा फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को? आगे अगर बात करें यहाँ पर जो मेलागिया जो पीपल हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे, टेक्निकल फील्ड में भी उनकी हेल्प की जाएगी और इंडियन जो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंडियन अफ्रीकन जो फोरम समिट है तो वहां से भी चीजें सपोर्ट में देखने को मिलेगी। तो ये इंडियन ओशियन के अंदर बेसिकली एक्टिविटी की जा रही है और इसके अंदर इंडियन ओशियन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन ओशियन कमीशन। इंडिया इसका ऑब्जर्वर भी है। इंडियन ओशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन ओशन कमीशन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूं। इंडियन ओशन कमीशन जो है यहाँ पर ये बनाया गया था 1982 में। ये पोर्ट लुइस जो बेसिकली मॉरिशस के अंदर में है वहां पर इसको बनाया गया और इसके चलते यहाँ पर 1984 में विक्टोरिया एग्रीमेंट साइन किया गया सिसेल्स के अंदर में, जिसको इसके थ्रू इंप्लीमेंट किया गया। तो 1982 में क्रिएट किया गया और फिर चीजें इंप्लीमेंट की गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये अपनी कंट्री हो गई। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर सेशल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये मॉरिशस हो गया, रियूनियन आइलैंड हो गया और यहाँ पर मेडागास्कर हो गया। ठीक है, एक और यहाँ पर जो पर्टिकुलर बेसिकली जो बोला जा रहा है इसके ऑब्जर्वर कौन कौन है। जैसे बोला ना कि इंडिया भी इसका एक ऑब्जर्वर है। टोटल मिलाकर 7 ऑब्जर्वर हैं इसके अंदर में। तो यहां पर चाइना भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी ला जिसको फ्रैंकोफोनिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी है। तो फ्रांस से रिलेटेड है यहाँ पर, ये बेसिकली इसकी टेरिटरी आप लोग कई सारी देखने को मिलेगी और पर्टिकुलर अलग से ऑर्गेनाइजेशन भी है, कई सारी टेरिटरी है इसके अंदर में। इसी के साथ में माल्टा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया, जापान, यूनाइटेड नेशन। ये वो है जो चाहते हैं कि इंडियन ओशियन जो कमीशन है उसका ये पार्ट बन जाए। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि वो चाहते हैं, इंटरेस्टेड है कि ये इसका पार्ट बने, तो उसके चलते यहां पर इसके ऊपर फोकस देकर रखते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखिएगा, जो इसकी कंट्री है बेसिकली इसका पार्ट है आज के डेट में, वो है कौन कौन? वो है बेसिकली कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड और सेशल्स। ठीक है, तो ये 5 मेंबर है इसके अंदर और इंडिया यहां पर अभी एक ऑब्जर्वर है। मेडागास्कर हम लोगों ने देख ही लिया। इसकी जो करेंसी है यहाँ पर ये है यहाँ पर मेलागैसे एररी। ठीक है, और इसी के साथ में जो कैपिटल है ये एंटानारियो। ठीक है, तो ये हालांकि याद नहीं रखना है पर हल्का सा पता होना चाहिए। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज के बारे में बात करेंगे सर्वे और रिपोर्ट के बारे में। तो क्या बात की जा रही है? पेरिस एग्रीमेंट टारगेट के बारे में बात की जा रही है। तो जो यूएनएफसीसी के बारे में मैंने आप लोगों से भी बात की, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो सिंथेसिस रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई। तो इसके चलते यहाँ पर ये बोला जाता है कि देखिए हर एक कंट्री का अपना खुद का डिटर्मिनेशन होता है कि क्या क्या उसको अचीव करना है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि मुझे तो भाई साहब यूपीएससी निकालना है, कोई बोलता है एसएससी, कोई बोलता है बैंकिंग में जाना है। तो सबका अलग अलग आप लोगों ने गोल डिसाइड कर रखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी गोल डिसाइड था कि सब लोग कैसे कैसे डिसाइड करें कितना कितना टेम्परेचर कम करना है, कार्बन डाई एमिशन कितना कम करना है, ताकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था, जिसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसको अचीव कर सके। तो ग्लोबल जो टेम्परेचर है यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी कि एंड ऑफ द सेंचुरी हम लोग को इसको 1.5 डिग्री पर कम से कम लेकर आना है। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें की जा रही है। 26 सेशन इसका होने वाला है
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 से लेके 12 नवंबर तक चलेगा ग्लासगो यूके के अंदर। यूके बहुत ज्यादा न्यूज में, क्योंकि आप लोगों को पता है यूके अभी ब्रेक्जिट हुआ है, यानी कि ब्रिटेन से बाहर निकला है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो जो यहाँ पर एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर ये पेरिस एग्रीमेंट का हार्ट है। हार्ट मतलब क्यों बोला गया? क्योंकि जब तक देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी कंट्री अपने अपने लेवल पर काम नहीं करेंगी, अपने अपने लेवल पर अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगी, तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हर एक कंट्री को काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे एक परिवार में पता चला एक ही इंसान बैठा हुआ है कमाने वाला, बाकी सारे उसके ऊपर पड़े हुए हैं, काम करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। इवन कोई भी काम नहीं करते हैं, घर का भी सारा काम उसी को करना पड़ता है, और बाकी बैठा हुआ वो बाहर से भी कमा कर लेकर आता है, बाकी सब बैठे हुए हैं। तो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, सब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो यहाँ पर तब जाकर सोल्यूशन निकलेगा। तो इसी तरीके से जो नेशनली डिटरमाइंड प्रोग्राम है उनको सबको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो सिंथेसिस रिपोर्ट है, ये यहाँ पर जो सबमिशन इसका किया गया था 31 दिसंबर 2020 में किया गया। आज की डेट में अगर बात करें तो 75 पार्टी ऐसी हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, तो फोकस देकर चल रही है। हमारी कंट्री जो है आज तक भी यहाँ पर प्रॉपर वे में जो इसको हमारी कंट्री काम कर रही है, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, देखिए कई सारी कंट्री ऐसी है जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कब तक जीरो एमिशन करना है। चाइना ने बोला है कि 2060 तक जीरो एमिशन कर लेंगे, साउथ कोरिया जापान वगैरह ने 2050 तक बोला है जीरो एमिशन कर लेंगे, लेकिन हम लोगों ने अब तक नहीं बोला कि हम लोग कब तक जीरो एमिशन कर लेंगे। जीरो एमिशन का मतलब होता है कि हम लोग बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो निकलना होता है, अगर कोई फॉसिल फ्यूल जलाता है उसको हटाकर हम लोग सोलर पैनल यूज करेंगे। यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, ओनली दो ऐसे रीजन है यहाँ पर जिनके द्वारा जो वर्ल्ड में बिगेस्ट जो एमिटर थे, जिनके द्वारा पहले जो टारगेट था उसको अब यहाँ पर बढ़ा दिया गया कि हाँ हम लोग इतना चीजें अचीव करेंगे। ठीक है, तो इनके द्वारा अपने ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने का जो टारगेट था वो बढ़ा दिया है। पहले हम लोग इतना रिड्यूस कर रहे थे, अब इतना रिड्यूस करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन जो स्टैंड करता है, ये बोलता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको यूएनएफसीसी शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हैं। तो यूएन क्लाइमेट के साथ में यहाँ पर कनेक्ट, ये जिसका टास्क ये रहता है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। धरती पर जितनी भी कंट्री है लगभग हर एक कंट्री इसका पार्ट है, इसलिए यूनिवर्सल मेंबरशिप आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जिसके द्वारा ट्रीटी प्रेजेंट की गई कई सारी, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहां पर है? ये है उसके जापान के अंदर। ठीक है, तो ये साइन किया गया। इसी के साथ में जो इसका सेक्रेटरीट है ये बोन यानी कि जर्मनी के अंदर में है। बोन कन्वेंशन का नाम आप लोगों ने सुना है? वो किससे रिलेटेड है उसके बारे में जरा बताइए। मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था ये, अगर आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा अगर रिविजन भी आप लोग कर रहे हैं तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ा रखी है किसी न किसी तरीके से, पर लेकिन आप लोग हैं कि रिविजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो रिविजन करते रहिए जितना ज्यादा हो सके, तभी आप लोग अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। उसमें कोई भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसकी तरफ को बढ़ते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये नेशनल लेवल की न्यूज है। इसमें क्या बोला जा रहा है? ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2021। तो सबसे पहले तो कौन यहां पर इसको बेसिकली टैकल कर रहा है, कौन इनोग्रेट किया इसको? तो यूनियन जो मिनिस्टर है हमारी कंट्री के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया, जो कि हर्षवर्धन जी के अंडर में आती है। और इसका दूसरा संस्करण था ये ग्लोबल बायो इंडिया समिट का। ठीक है, तो ये एक वर्चुअल मोड में देखने को मिला, इनके सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है आज के डेट में। तो बेसिकली स्ट्रेंथ करेगा इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर जो सेक्टर बन जाता है, तो उसको यहां पर ये इंप्रूव करेगा। जो मिनिस्टर है उनके द्वारा नेशनल बायोटेक स्ट्रेटजी को अनवील किया गया। इसी के साथ में यहां पर इनोग्रेट किया गया वर्चुअल एग्जीबिशन ऑफ जो ग्लोबल बायो इंडिया, ये इस ओकेजन पर। तो यानी कि हमारी कंट्री जैसे मिलकर काम करेगी। आप लोगों ने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का ही वो पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगी। जीन कटिंग टेक्नोलॉजी, आप लोग कई सारी ऐसी बीमारियों का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये इसी से कनेक्टेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। मेगा इंटरनेशनल जो बेसिकली यहाँ पर जो इकट्ठा लोग हो रहे हैं, ठीक है, तो कांग्रेगेशन जो देखने को मिल रहा है ये बायोटेक का, इसमें बेसिकली हर एक लेवल के लोग ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉडी पार्टिसिपेट कर रही है, रेगुलेटरी बॉडी पार्टिसिपेट कर रही है, सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, लार्ज इंडस्ट्री, बायो क्लस्टर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। जैसे मैं आज की डेट में बोलूं कि हमारी फैमिली के जो मेंबर हैं, अगर वो मिलकर किसी को पढ़ाने स्टार्ट कर दें तो बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को हम लोग एक साथ में एजुकेट कर पाएंगे। देखिए अकेला पर्सन जो है वो फिर भी लिमिटेड पड़ जाता है। अगर सारे मिलकर कोई ना कोई काम आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे, तो कुछ अगर मुहिम हम लोग चलाते हैं तो बहुत लार्ज स्केल पर उसको पहुंचाएंगे हम लोग। ठीक है, कुछ चीजें मेरे दिमाग में चल रही है, कुछ बातें आप लोगों से आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा, उनके बारे में देखेंगे आप लोगों का क्या रहा है, और फिर देखते हैं उसके हम लोग क्या कर पाएंगे उसके बारे में। कई सारे बच्चों के मेल आए हैं, तो उसके चलते मेरे माइंड में ये थॉट आया, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। याद दिला देना कि सर आपने ऐसे कुछ बोला था, जब भी टाइम मिलेगा। अभी फिलहाल
1-2 महीने बाद देखते हैं, कभी जब भी टाइम मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे वो चीज़, जो बच्चा कर रहा है उसने मुझे फोटो पिक्चर्स वगैरह भेजी और मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा सा, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। अब वो अच्छा काम क्या है मैंने लिख लिया है, अभी नहीं, अभी आप लोग पेपर दीजिए, बाद में इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एम के बारे में बात की जा रही है। तो एम क्या है यहाँ पर इसका, ताकि हम लोग इमर्ज कर सकें एज ए हब, हमारी कंट्री में बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। और अगर इनोवेशन के बारे में बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रिपोर्ट है 2020, हमारी रैंक 48 है उसके अंदर। तो इसके चलते और अच्छे लेवल पर हम लोग को चीजें लेकर जानी है। बायो जो पार्टनरिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि इंटरनेशनल जो इकोसिस्टम है वो क्रिएट किया जा सके। देखिए आप लोगों ने देखा वो हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करते हैं या फिर आप लोग किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो वहां पे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि एक इकोसिस्टम मिल जाता है, एक माहौल मिल जाता है, सब पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोगों का पढ़ने का मन करने लगता है। तो इसी तरीके से अगर घर में भी आप लोग माहौल बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा टफ पड़ता है माहौल बनाना, क्योंकि कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं, तो घर में आप लोग वहीं पर सोते हैं, उसी में बैठ रहे हैं वहां पर, तो उससे थोड़ा सा आप लोग का माइंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए बोलते हैं कि इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के पास में रहो या फिर खुद भी सोचना स्टार्ट कर दो, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इनोवेशन देखने को मिलेंगे, प्रोडक्ट सर्विस आएगी निकलकर, इंटरनेशनल कंपनी स्टार्टअप आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कई सारे शो लगाए जाएंगे, ठीक है, एग्जीबिशन लगाए जाएंगे, तो वो सारी चीजें जब निकलेंगी तो सारी चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है बेसिकली इंटरनेशनल कंपनीज को भी, ताकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सके, फंडिंग आ सके। और कहीं ना कहीं इसी के चलते हमारी कंट्री में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी किया जा रहा है। आप लोगों को पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो इसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बाकी जहां जहां पर भी इसका जिक्र होगा तो मैं आप लोगों से बात जरूर करूंगा। और दो तरीके से यहां पर चेक किया जा रहा है। सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, ये फोकस दिया गया है साउथ एशिया के अंदर, पर ऑल ओवर वर्ल्ड की रैंकिंग देखेंगे तो हमारी कम है, पर लेकिन साउथ एशिया के अंदर इंडिया जो है आज के डेट में रैंक फर्स्ट पर है, जहां पर आसान है बिजनेस करना। इनके हमारे पड़ोसी देश हो गए जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो इन वाली कंट्री के बीच में अगर आप लोग देखेगा तो हमारी कंट्री में बिजनेस करना आसान है। पहले हमारी रैंक 2014 में 6 थी, अब फर्स्ट रैंक पर हम लोग आ गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग अपनी रैंकिंग देखेगा तो आज के डेट में हमारी रैंकिंग जो है वो 70, पहले 77 थी यहाँ पर, अब फिलहाल प्रेजेंट में 63 है हमारी रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी यहाँ पर बेसिकली कंट्रीब्यूशन की कोशिश की जा रही है कि 2024 तक का ये माना जा रहा है कि जो इंडिया लगभग 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमिक टारगेट यहाँ पर रख रहा है, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो देखते हैं उसको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। पर लेकिन जो ये बातें मैंने आप लोगों को बताई है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं जो यहाँ पर इसके बारे में, तो जरूर याद रखिएगा। और यूपीएससी भी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, और जो यूपीएससी पूछ लेता है फिर स्टेट पीसीएस या फिर जो दूसरे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें आप लोग देखेगा ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हुए वो नजर आएंगे, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में। तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका जो है वो लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी। तो इंजीनियरिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट पॉलिसी जो है, तो इसके चलते क्या रहता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम लोग अपनी ही कंट्री के जो कॉलेजेस हैं उनमें करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। तो यहाँ पर जो न्यू पॉलिसी है वो 5 की एरिया आइडेंटिफाई कर रही है, जिसमें एरोस्पेस और डिफेंस हो गया, दूसरा ऑटो और ऑटो जो कंपोनेंट हो गए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें फर्मा और जो मेडिकल डिवाइस हो गई, सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो 5 कैटेगरी में इनको इनके द्वारा डिवाइड किया गया है, जिसके चलते जो बच्चे हैं उनको स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलती है, आप लोग चाहे कोई भी डिग्री क्यों ना ले ले हाथ में, पर लेकिन मार्केट में आप लोगों को फिर से कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद में आप लोगों को जॉब मिलती है। तो फिर अब तक यहाँ तक हम लोग कर ही क्या रहे थे, स्टार्टिंग से एग्जाम की तैयारी कर लेते, तो फिर क्यों ग्रेजुएशन वगैरह ये सारी चीजें करा रहे हो। तो इसका मतलब ये कि मार्केट में और जो कॉलेज में जो काम चल रहा है उसमें डिफरेंस है। तो उसी के चलते स्किल इंप्रूव की जाए, जिसकी एकेडमिक और इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चीजें देखने को मिलेगी और ये लोकली क्रिएट किया जाएगा। तो 50% यहाँ पर जो एक तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा यहाँ पर एक तरीके से 2 करोड़ टू द मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशन है, ताकि यहाँ पर प्रॉपर वे में चीजों को इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कि हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। तो प्रमोट करेंगे इनोवेशन, तो फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर, तो इसके चलते इंडस्ट्री के रिलेटेड चीजें आप लोगों को डेवलप होती नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो टैलेंट है, यानी कि जो बच्चा है जो पढ़ रहा है, उसको इंडस्ट्री के साथ में एक तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाएगा कि कॉलेज स्कूल में वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसको निकलते ही जॉब मिले।
तो स्टेट प्रमोट कर रहा है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, यानी कि फ्यूचर में इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बनाई जा सके। कर्नाटक का कंट्रीब्यूशन जो है बेसिकली यहाँ पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आप लोग कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मेक कर्नाटक स्किल नॉलेज कैपिटल बनाने की कोशिश की जा रही है कर्नाटक को। तो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यहाँ पर सेंटर है ये एक्सपेंड किए जाएंगे आगे आने वाले टाइम में भी। एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिससे टैलेंट को एक तरीके से इंजॉय किया जा सके, उसको सही से जॉब वगैरह मिल सके। ठीक है, तो इसके बारे में था ये। नेक्स्ट इकोनॉमी से रिलेटेड बातें करते हैं। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के बारे में बात की जा रही है। जो मैरीटाइम है यानी कि एक तरीके से पानी के बारे में बात की जा रही है। तो ये समिट ऑर्गेनाइज कराई गई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और जो वाटरवेज है, पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग बोलते थे, अब पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज बोला जाता है। एक तो इंटरेस्टिंग बात यह, आप लोगों से कोई पूछे हमारी कंट्री में जो टोटल मिलाकर ये जो एरिया होता है यानी कि जो पानी से रिलेटेड कनेक्टेड एरिया है हमारी कंट्री, वो कितना है? ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर 7516 किलोमीटर कोस्टल लाइन है हमारी कंट्री की। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर बोला जा रहा है रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पर कि 82 बिलियन जो हमारा पोर्ट प्रोजेक्ट है 2035 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडर सागरमाला। सागरमाला में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सागरमाला क्या है? एक तरीके से जो पोर्ट वगैरह है हम लोग ढंग से डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखिए कांदला हो गया, यहाँ इसी के साथ में पोरबंदर हो गया, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया, इसी के साथ में मैरागांव हो गया, मंगलुरु हो गया, कोच्चि हो गया, टुटिकोरिन हो गया, इरनोर हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, हल्दिया हो गया। तो कई सारे पोर्ट ऐसे हमारी कंट्री में जिनको डेवलप किया जा रहा है और जो ऑलरेडी डेवलप हैं उनको और अच्छे लेवल पर सपोर्ट किया जा रहा है और इनको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरीके से भी इनको बेसिकली इंप्रूव किया जा रहा है। देखिए मान लीजिए काम तो चल ही रहा है वहां पर बहुत सारे लोग हैं देखना भी चाहते हैं। जैसे मेरा काफी इंटरेस्ट रहता है कि यार किस तरीके से पोर्ट पर पूरी अर्थव्यवस्था होती है उसको एक बार देखकर समझा जाए। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो ताकि घूमने भी यहाँ पर जाए, समझे इसको, तो उसको भी डेवलप किया जाएगा। एम ये है कि ऑपरेशनल किए जाए 23 जो वाटरवेज है। वाटरवेज क्या होते हैं? पानी के थ्रू जो रास्ता बनाए जाते हैं, जैसे रोडवेज बोलते हैं ऐसे पानी के थ्रू जाता है तो वाटरवेज बोलते हैं। तो 2030 तक का ये भी टारगेट रखा गया है। इससे हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आज के में हम लोग क्या करते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है अगर कोई बड़े बड़े कंसाइनमेंट आते हैं बाहर से तो हम लोग दूसरी कंट्री में से श्रीलंका हो गया वहां पर पोर्ट पर जाकर उतारेंगे फिर अपनी कंट्री पर लेकर आएंगे। तो इन चीजों से बचने की कोशिश की जाती है और सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाने की कोशिश की जाती है, वरना पहले वहां पर उतारो फिर भरो फिर यहां पर उतारो। तो इसको थोड़ा सा सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए कहीं से कोई सामान आया श्रीलंका में, हम लोगों ने उसको उतार लिया जहाज में से, फिर हमारा जहाज गया फिर उसमें उसको भरा फिर यहां पर आकर उसको उतारा, तो एनर्जी वेस्ट होती है काफी सारी। सोचिए अगर कहीं से बाहर से आ रहा है डायरेक्ट हमारी कंट्री में उतारा जाए तो उस लेवल के पोर्ट डेवलप हम लोग को करने हैं। इसमें और क्या क्या बातें हैं? इंडिया में लगभग 12 मेजर पोर्ट हैं, बाकी और भी कई सारे पोर्ट अंडर प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत सारे माइनर पोर्ट हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खासकर मैंने देखा है असिस्टेंट कमांडेंट में कई बार पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पास में भी। तो जो मेजर पोर्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और जो माइनर पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, एक तो ये याद रखिएगा। और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट है दोनों साइड में आप लोग कई सारे पोर्ट देखने को मिलते हैं जो मैंने भी आप लोग यहाँ पर दिखाए। ठीक है, तो ये वेस्ट घाट पे हो गए, ये ईस्टर्न घाट पे हो गए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 870 मिलियन टन का जो बेसिकली टारगेट है, ये फिलहाल 870 मिलियन का जो टारगेट ये फिलहाल अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसको 1550 मिलियन का लेकर चलना है। यानी कि जो कार्गो वगैरह जो सामान वगैरह लाया ले जाया जाता है तो पोर्ट को डबल करना है हम लोग को, ताकि हमारी कंट्री में और सारे लोगों को यहाँ पर जॉब वगैरह मिल सके। सागरमाला जो प्रोग्राम था अप्रूव किया गया था 2015 में, तो 7500 किलोमीटर जो लंबी लाइन हमारी उसको मॉडर्नाइज करना है, मैकेनाइज करना है यहाँ पर एक तरीके से और कंप्यूटराइज करना है, ताकि अगर कोई भी शिप आ रहा है वहां पर लाइन में ना लगा खड़ा मिले, वो आराम से आए सामान उतारे और चला जाए। ऐसा नहीं कि वहां पर बैठा हुआ वेट कर रहा है कि पहले एक जहाज उतरे फिर दूसरा आएगा। तो ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। उसके चलते यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रोड रेल या फिर जो पोर्ट है उसको अलग अलग जो भी मीडियम है उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। रेल, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल एरिया, रोड सर्विस, ताकि फटाफट सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके और काम निपटाए और निकले। ऐसा नहीं कि वहां पर खड़े हुए फालतू में टाइम वेस्ट चल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए चीजों को इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या लगा आप लोगों को, क्या रहे हैं आप लोग इसके बारे में, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि यहाँ पर इसके बारे में किस तरीके से, अगर कुछ देखिए लिखने के लिए भी आता है तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ इस तरीके से ऐसे, तो आंसर राइटिंग भी कई बार आ जाती है तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हेल्थ के बारे में, और मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसमें बात की गई थी पीएम बीजेपी के बारे में। तो पीएम बीजेपी जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर स्वस्थ भारत के बारे में बात करते हैं। तो हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा एड्रेस किया गया हेल्थ इशू, और उसमें बात की गई कि 4 प्रोन स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। किसके तहत? प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत स्कीम के तहत। ठीक है,
तो ये स्कीम है जिसके तहत यहां पर काम किया जाएगा। तो ये जो 4 स्ट्रेटजी है उसमें क्या बात की जा रही है, सबसे पहले बोला गया कि प्रिवेंट करना है इलनेस और प्रमोट करना है वेलनेस को, यानी कि बीमारी को खत्म करना है और जो बेसिकली इफेक्टिव बॉडी है उसको बेसिकली बढ़ावा देना है। तो स्वच्छ भारत अभियान, योगा, टाइमली केयर और ट्रीटमेंट, जो खासकर प्रेग्नेंट वुमेन और जो बच्चे हैं उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा, पहला। ठीक है। दूसरा बोला गया कि चीप एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, यानी कि अफोर्डेबल उसको बनाना है, जो खरीद सकते हैं उस लेवल पर उसको लेकर आना है, यानी कि इतना महंगा देना है कि वो खरीद भी ना पाए। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। इंक्रीज करना है क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना है। हेल्थ केयर और प्रोफेशनल जो है वो देखने को मिलेंगे तो और अच्छे लेवल पर काम होगा। जो भी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, उनको इंप्रूव करना है। जैसे कि मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया तो उसको अब यहां पर जो दूर दराज वाले एरिया है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके लिए भी मिशन इंद्रधनुष आगे लेकर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 एरिया है जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैक्सिमम सेंटर जो है मिलकर काम करती है स्टेट के साथ में, और यहां पर इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 साल है, और इसके लिए जो पैसा दिया गया है काफी अच्छा पैसा दिया गया है, 64,180 करोड़ रुपए इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए दिए गए हैं। जो इसका ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले तो ये बोला गया कि लगभग 17,788 जो रूरल जो एरिया में डेवलपमेंट किए जाएंगे और 11,024 के करीब अर्बन हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सपोर्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के लेवल पर भी। नेशनल जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल बनाया जाएगा, इसी के साथ में इंटीग्रेटेड हेल्थ जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल यानी कि वेबसाइट बनाई जाएगी जहां पर सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी कैसे लेकर चलना है ताकि जनता तक चीजें पहुंचाई जा सके, उसके ऊपर भी फोकस दिया जाएगा। ये यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में अगर थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से करूं, कब लॉन्च किया गया था हमारी कंट्री में, तो 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था, और बोला गया था कि पूरी कंट्री को क्लीन कर डालेंगे जब महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होगी 150वीं, तो इसके चलते इसको इंप्लीमेंट किया गया। 2011 सेंसस के हिसाब से हमारी कंट्री में कितने टाउन है, ये 4041 टाउन है। तो यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबको कवर करने की बात की गई ताकि यहां से ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जा सके, यानी कि खुले में जो शौच करते हैं उसको खत्म किया जा सके। टॉयलेट जो हो वो फ्लश टॉयलेट आप लोगों को देखने को मिले। इसी के साथ में मैनुअल स्कैवेंजिंग उसको खत्म किया जा सके, यानी कि जो गटर में जाकर लोग गटर को साफ करते हैं उसको खत्म किया जा सके। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेज किया जा सके, जैसे कि दिल्ली जैसी सिटी में जो बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं, आज के डेट में पहाड़ बन जाते हैं, इन सब चीजों के उसको खत्म किया जा सके। और बिहेवियर चेंज लेके आना है। घर में वॉशरूम है, लेटरिन बना रखी है, यानी कि एक तरह शौचालय बना रखा है, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो बिहेवियर चेंज सबसे बड़ी बात है जो कि फोकस देने वाली बात यहां पर की गई। इसी के साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग तो रहेगी ताकि मिनिस्ट्री जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। अब ये मिशन भी 2 तरीके से डिवीजन हो गया इसका, एक तो गांव के लिए और एक शहर के लिए, दोनों के अलग अलग लिए हैं। तो जो यहाँ पर रूरल वाला एरिया उसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बोलते हैं और शहर वाले को अर्बन बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, जो गांव वाला है उसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन देखती है और शहर वाला है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर देखता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों से रिलेटेड अलग अलग बातें हैं तो क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। इन्वायरमेंट के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये बात की जा रही है विंटर एयर के बारे में। जब सर्दी आती है तो उस टाइम पर जो एयर है वो काफी खतरनाक हो जाती है, जहरीली आप लोगों को देखने को मिलती है। पूरी कंट्री में आसपास जहां देखेंगे वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि कोहरा सा छाया हुआ है, पर लेकिन रियलिटी में पोल्यूशन होता है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में बात की गई। बोला गया कि हमारी कंट्री में 19 सिटी में से लगभग 43 जो सिटी हैं वहां कंडीशन वर्स हो चुकी है, अगर 2019 के साथ में आप लोग कंपेयर किए 2020 में, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर यहां पर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है हमारी कंट्री में जो सिटीज हैं उसके अंदर। अगर बात करें पार्टिकुलेट मैटर जो है बेसिकली ये स्मॉलर देन 2.5 माइक्रो जो मीटर होते हैं वो डायमीटर के, यानी कि बहुत महीन पार्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेते हैं तो अंदर चले जाते हैं और इसकी विजिबिलिटी काफी कम होती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये आप लोगों की जो बेसिकली बॉडी के अंदर कई सारी बीमारी क्रिएट कर देते हैं। इवन डायबिटीज जो कहते हैं ना मीठा खाने से डायबिटीज की बीमारी होती है, नहीं, पोल्यूशन भी डायबिटीज की बीमारी आप लोगों की कर सकता है, क्योंकि इफेक्ट करता है जो इंसुलिन जो सीक्रेट होता है बॉडी से आप लोगों के जो निकलता है तो उसको भी इंपैक्ट करता है। तो इसके चलते सेंसिटिविटी बनती है बॉडी के अंदर, तो डायबिटीज की बीमारी हो सकती है पोल्यूशन से। तो मीठा खाना नहीं, पोल्यूशन भी डायबिटीज को बेसिकली न्योता देता है, ये आप लोग देखिएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, मास्क लगाकर भी अगर आप लोग चलते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो मास्क लगाने से आप लोगों के अंदर ये ऐसे पार्टिकल जाने से भी कुछ हद तक आप लोग बचा सकते हैं इनको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कोरोना तो बचाएगा ही और ये भी हेल्प करेगा। अगर बात करें सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के बारे में तो कहां पर ये लोकेटेड है, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है।
कुछ और बातें यहां पर की जाए, जो सिटी है जहां पर वर्स्ट कंडीशन देखने को मिल रही है, 2019 में ठीक ठाक थी पर 2020 में कहानी खराब हो गई यहां पर। तो इसमें है यहां पर गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, विशाखापट्टनम, आगरा, नई मुंबई और जोधपुर, ये देखने को मिलेगा। कोलकाता जो है ओनली मेगा सिटी है इन दिस ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर कोलकाता अकेली मेगा सिटी है। गाजियाबाद जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप लोग बात कीजिएगा। इसी के साथ में जो सतना और इसी के साथ में यहाँ पर मैहर, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और इसी के साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश, और मैसूर जो है कर्नाटका के अंदर है। ये क्लीनेस्ट सिटी में आती है कंट्री में, जो कि काफी अच्छी सिटी मानी जाती है। ठीक है, तो सैल्यूट है यहाँ पर जो भी कोई ऐसा फैमिली मेंबर है यहाँ पर एसएलवी के अंदर जो ये यहाँ से लेक्चर देख रहा है, तो क्या ऐसा करते हो यार, इतनी साफ है, बताओ दूसरों को भी, ताकि और भी लोग सुधार सके अपनी सिटीज को। 37 सिटी जो है अदरवाइज जो है आज के डेट में वो स्टेबल है या फिर डिक्लाइन हो रही है। एवरेज अगर देखें तो पीक पोल्यूशन लेवल जो है वो यहाँ पर विंटर में बढ़ता है और फिर नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। इसमें औरंगाबाद, इंदौर, नासिक, जबलपुर, तो ये कई सारी सिटी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, रटना नहीं है इनको। आप लोगों की अगर सिटी आती है तो उसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर के बारे में जो बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर बात की जा रही है प्रसाद स्कीम के बारे में। तो पहले तो आप लोग प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म आप लोग देखिए, इसको बोलते हैं पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंटेशन ड्राइव। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसके चलते जो हमारी कंट्री में जहां जहां पर भी जो ऐसे श्रद्धालु के जहां पर जाने वाले स्थान है, जहां काफी सारे लोग जाते हैं, तो उसको इस तरीके से डेवलप करना है कि भगवान के या अल्लाह के गॉड के दर्शन तो वो करे ही करे, साथ ही साथ में वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन की समझ कर भी वहां पर जाए। तो इस तरीके से यहां पर चीजों को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ये न्यूज में क्या क्या है पहले समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, यानी कि जो पर्यटन मंत्रालय है, उसके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया एक प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट क्या है, बात की जा रही है डेवलपमेंट ऑफ माँ बलेश, जो यहाँ पर माँ ये बलेश्वरी देवी टेम्पल है, कहां पर, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर में। ठीक है, तो यहां पर इसको अप्रूव कर दिया गया प्रसाद स्कीम के तहत। अगर छत्तीसगढ़ से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है और क्वेश्चन भी बन जाएगा आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा। और वैसे भी बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर में आती है, जो प्रहलाद सिंह पटेल जी के अंडर में है ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। तो ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा सेंटर से आएगा और वो इसको इंप्लीमेंट करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है यहाँ पर 2014-15 में इसके द्वारा ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहां कहां पर ऐसी कोई साइट है, हेरिटेज साइट या फिर कोई ऐसा श्रद्धालु का जगह है, डेस्टिनेशन है, जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं अच्छे लेवल पर। तो उसमें से ये चीजें यहां पर निकल कर आई कई सारी। अगर बात करें हमारी कंट्री में अगर इसके बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो मान लीजिए आप लोग लाल किले के पास में जाते हैं घूमने, तो बात की जाएगी कोशिश की वो वहां पर एंट्री पॉइंट जो है वो सही रहे, रेल भी रहे, रोड भी रहे, इसी के साथ में वाटर ट्रांसपोर्ट भी रहे, ताकि आसानी से पहुंचा जा सके जहां पर पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा, पर रेल और रोड जो है वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और हवाई जहाज से भी ऊपर से डाला जा सकता है ऐसा बोल सकते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आखिरी तक कनेक्टिविटी यहां पर होनी चाहिए। एटीएम होना चाहिए ताकि मनी एक्सचेंज की जा सके अगर जरूरत पड़ी वहां पर। एरिया में लाइटनिंग होनी चाहिए, अगर रात बिरात में भी कोई आता है तो दिक्कत नहीं देखने को मिले। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होना चाहिए उसमें वहां पर लाइटिंग के लिए। इसी के साथ में वेटिंग रूम होना चाहिए, अगर किसी को किसी की वेट करनी है, कोई जल्दी आ गया। इसी के साथ में फर्स्ट एड सेंटर होना चाहिए, पता चला किसी को कोई चोट फेट लग गई। ठीक है, क्राफ्ट बाजार होना चाहिए, इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं ताकि हमारी कंट्री में सपोर्ट किया जा सके, खासकर हमारी कंट्री में जो लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी ऐसे जो भी कल्चर से रिलेटेड चीजें होती हैं। 13th प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहां पर कंप्लीट किया गया प्रसाद स्कीम के तहत। तो ये जो बेसिकली स्पिरिचुअल टूरिज्म की कैटेगरी में इसको आता है, यानी कि रिलीजन के नाम पर आप लोग जाते हैं यहां पर और टूरिस्ट एक्टिविटी का भी काम करते हैं, जैसे कहीं कोई घूमने जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर सोमनाथ, मथुरा, तमिलनाडु, बिहार, ये कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किए जा चुके हैं, दो। इसी के साथ में वाराणसी, ये बेसिकली कुछ ऐसे भी एरिया है जहां पर दो, कहां पर एक प्रोजेक्ट वो किया गया है। ठीक है, वाराणसी, गुरुवायूर, ये है अमरावती, गंगटूर, और इसी के साथ में कमला क्या जो बेसिकली अमृतसर, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे एरिया जहां पर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा चुका है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्कीम के बारे में और क्या क्या बातें तो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है नाग रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहां पर जो ये नाग रिवर के बारे में, तो ये नाग रिवर न्यूज में तो कोई नहीं पूछेगा क्या प्रोजेक्ट है, कितना पैसा दिया गया है। ठीक है, रेयरली क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर फिर भी 2117 करोड़ रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए। नेशनल रिवर कंजर्वेशन जो प्लान है उसके तहत यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के द्वारा। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर, देखिए जो भी गंदगी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो छोड़े जाते हैं, कोई पोल्यूशन छोड़ा जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, वो सारी चीजें यहां पर खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, किसमें, नाग रिवर में और जो भी इसके ट्रिब्यूटरी है।
तो ये तो हो गई बातें। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं। तो पहला तो ये कौन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्ट यहां पर इसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नाग रिवर जो है इसके नाम पर एक सिटी का नाम रखा गया महाराष्ट्र के अंदर जिसका नाम है नागपुर। तो नाग रिवर से ही नागपुर निकल के आता है। नागपुर सिटी जो है अपना नाम जो है वो किससे निकालती है, नाग रिवर से निकालती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो फॉर्मेशन है एक पार्ट जिसको यहाँ पर कहना पंच जो रिवर सिस्टम बोलते हैं, तो नाग रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ पर लावा हिल। तो लावा हिल ये कहां पर है, ये वादी जो वादी वाला एरिया है वहां पर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो जहां से ओरिजिनेट होती है वो भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो कौन सा एक्ट है हमारी कंट्री में और कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 29A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का, जिसके तहत आप लोगों को रजिस्टर करनी है पॉलिटिकल पार्टी। तो आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। विद इन 30 डेज जो है आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो आर्टिकल 324 जो है वो यहाँ पर काम करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के साथ में मिलकर, ठीक है। तो क्योंकि अभी जनरल इलेक्शन हो रहे हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी में, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी एक बेसिकली नाग रिवर का एक स्ट्रक्चर सा आप लोगों को दिखाया गया, नागपुर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ज्यादा नहीं, हल्का सा रखिएगा। धुंधला एक ही ले देखकर मुझे मैप मिला और कोई मैप नहीं था इसका। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर नॉलेज बात की जा रही है उदयपुर के बारे में। एक उदयपुर तो आप लोगों को राजस्थान में देखने को मिलता है, दूसरा उदयपुर है यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर में, ठीक है। तो जो त्रिपुरा वाला उदयपुर है ये यहाँ पर आप लोग देखिएगा त्रिपुरा वाला उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ पर है ये उदयपुर जो त्रिपुरा के अंदर है। तो इस वाले उदयपुर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ये उदयपुर सेंटर, उदयपुर साइंस सेंटर यहाँ पर बेसिकली ओपन किया गया। तो गवर्नर जो है त्रिपुरा के उनके द्वारा ये डेवलप किया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। आप लोग पूछेंगे सर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रमोट किया जाता है कल्चर इन साइंस। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में बात की जा रही है। तो इसको जो उदयपुर है इसको पहले क्या बोला जाता था, तो उदयपुर को पहले यहाँ पर यह रंगामती के नाम से जानते थे, आज के में इसका नाम उदयपुर हो गया है। तो थर्ड बिगेस्ट सिटी है ये त्रिपुरा के अंदर में, आज के में रंगामती जिसको उदयपुर बोलते हैं। इसी के साथ में त्रिपुरा जो सुंदरी टेम्पल है उसको यहाँ पर त्रिपुरेश्वरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महाराजा राजा रजवाड़े हुआ करते थे उनके टाइम से यहाँ पर ये कैपिटल सिटी हुआ करती थी इस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा। बाकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमारी कंट्री की रिसेंटली अभी नाम चेंज किया गया था, इसको पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते थे। तो इसमें भारतीय जना जो परंपरा है उसको बेसिकली एक तरीके से इंडियन जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग को चीजें समझनी है तो आप लोगों को वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई नॉलेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश में है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जो है वो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो बंगाली लैंग्वेज जानता है, तो उसके लिए बंगाली लैंग्वेज में आप लोगों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसी के चलते हमारी कंट्री मैक्सिमम जो नॉलेज है वो हिंदी और संस्कृत में देखने को मिलती है, तो उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने की बात की जा रही है, ताकि उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी, फॉरेन में भी उसको बेसिकली अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये जो वैदिक कल्चर है, संस्कृत जो ग्रामर है, इंडियन फिलोसफी, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लैंग्वेज, इनको अलग अलग लेवल पर ट्रांसलेट करने की कोशिश की जा रही है और डिजिटल फॉर्म में भी इनको रखा जा रहा है। तो ये जो बेसिकली किसके द्वारा काम किया जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में यहाँ पर ये ट्रेडिशनल नॉलेज के चलते बात की जा रही है। इसका कोर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर अगर पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे लेवल पर चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ओके। तो ये थी यहाँ पर इसके बारे में बातें। तो ये था आज का टोटल लेक्चर आप लोगों के सामने। अब देख लेते हैं कितना अच्छे से आप लोगों ने सुना है, क्या क्या याद रहा आप लोगों को। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, जन औषधि दिवस के बारे में समझा, वन लाइनर देखे कुछ हम लोगों ने अच्छे से। इसी के साथ में इंटरनेशनल न्यूज में मेडागास्कर से रिलेटेड कुछ बातें जानी, क्या क्या है यहाँ पर, क्या लोकेटेड है, वो सारी बातें समझी, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। इंडियन ओशन जो यहाँ पर ये इस कमीशन के बारे में भी हम लोगों ने जाना। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2021 के बारे में डिटेल में समझा। इंडिया की रैंक 48 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बात करते हैं। स्टेट में हम लोगों ने जाना है यहाँ पर किसके बारे में, इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में। और अगर कर्नाटक से आप लोग आते हैं तो ये और भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। इकोनॉमी में मैरीटाइम इंडिया समिट के बारे में जाना डिटेल में। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में समझा। पता होना चाहिए आप लोग क्या क्या चीजें हमारी कंट्री में। जो सर्वे और रिपोर्ट में हम लोगों ने बात की पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। और नेक्स्ट जो होने वाला है यहाँ, ये यूके के अंदर होने वाला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन से नंबर की है बताइए, याद है क्या? अभी तो डिस्कस किया था, ये है यहाँ पर 26 नंबर की, ठीक है। हेल्थ के बारे में बात करें तो स्वच्छ भारत के बारे में बात की, तो स्वच्छ भारत में हम लोगों ने कई सारी चीजें और स्वच्छ भारत मिशन भी पढ़ लिया साथ ही साथ में। नेक्स्ट विंटर एयर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो समझे हम लोगों ने। पोल्यूशन किस लेवल पर पहुंच जाता है उसके बारे में जाना। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने जो बात की प्रसाद स्कीम के बारे में, तो प्रसाद कहाँ कहाँ मिलता है तो वो भी समझा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने शानदार तरीके से लेक्चर देखा। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। जन औषधि दिवस की थीम बतानी है। नागपुर
सिटी जो है कौन सी रिवर के किनारे देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी का किस किस एक्ट के तहत, ये बताना है। उदयपुर जो है ये कहां पर है, जहां पर उदयपुर साइंस सेंटर बनाया जा रहा है और किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ये भी बताना है। इसी के साथ में कौन सी कंट्री को हमारे द्वारा कंसाइनमेंट भेजा गया और हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई भी दी गई। इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 26 ये कहां पर होने वाला है, नवंबर के महीने में। नेशनल मिशन ऑन प्रसाद की फुल फॉर्म बताइए आप लोग। साइक्लोन कौन सा था, कौन सा ऑपरेशन चला गया इंडिया के द्वारा मेडागास्कर की हेल्प करने के लिए, जो INS इरावती के द्वारा हेल्प की गई, इरावत के द्वारा हेल्प की गई। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को देना है बेसिकली, जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब थोड़ा सा रिवीजन यहां पर कर लेते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर सुगम्य भारत ऐप के बारे में बात की गई। अरावली रेंज कौन कौन से राज्य से होकर जाती है। गुरु शिखर पीक कौन सी माउंटेन के ऊपर है, अरावली रेंज के अंदर में। हमारी कंट्री की एयरफोर्स के द्वारा कहां पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है, एक्साइज डेजर्ट जो फ्लैग 4 ये यहां पर 6 है, आप लोगों को ये बताना है। इसी के साथ में यहां पर जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये पर्टिकुलर कौन सा मिशन यहां पर देखने को मिल रहा है। 500 के करीब जो फार्मर है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ अभी जम्मू के अंदर। यहाँ पर कौन सी खेती कर रहे हैं और पहले कौन सी कर रहे थे, पहले मेज कर रहे थे मक्का, अब कोई और कर रहे हैं। कौन सा रिवॉल्यूशन है और कौन सा मिशन है बताइए। साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो IIM जम्मू के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं एरोमा मिशन के तहत। ठीक है, पर्पल रिवॉल्यूशन। MTRC जो है यहाँ पर इसके बारे में फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। तो क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है यहाँ पर, जो कि काम कर रही है सुगम्य भारत ऐप के चलते। अरावली जो रेंज है यहाँ ये गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इनमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। ओके, गुरु शिखर पीक जो है वो माउंट आबू के ऊपर देखने को मिलेगा अरावली रेंज के अंदर में, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हो रही है। यह है डेजर्ट जो एक्साइज डेजर्ट फ्लैग 6 जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर वेस्ट टू वेस्ट की बात की गई तो स्वच्छ ये सारथी जो बेसिकली फेलोशिप है उसके साथ में चीजें जो कनेक्ट करके की जा रही हैं। जहां पर पहले मेज की यानी कि मक्का की खेती करते थे, अब लेवेंडर की खेती कर रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और ये पर्पल रिवॉल्यूशन है और एरोमा मिशन है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंटीग्रेटिव जो मेडिसिन है वो मिलकर काम कर रहे हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ में। ठीक है, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में बात की तो ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारी कंट्री मुंबई के अंदर, इनके वेस्टर्न रेलवे के अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था यहां तक का आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। अगर रियलिटी में फायदा हो रहा है तो इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लेना रिवीजन के लिए टेलीग्राम से जाकर, और फीडबैक जरूर देना वीडियो को लाइक कर या डिसलाइक कर, ताकि पता चलता रहे कि वीडियो आप लोगों की कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही है तो दूसरों तक भी जरूर पहुंचाना। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है पढ़ाने का, बाकी और सारे काम आपके। ठीक है, अब मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर यार, तब तक के लिए जय हिंद।